हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार और मैं एक कक्षा 10th क्लास का छात्र हूँ। और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास के चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है जैव प्रक्रम पोषण। अर्थात इसमें क्या होता है ना, ये पोषण हो गया। इसमें क्या होता है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इस अध्याय में यह अध्याय बता रहा है कि जो जीवों का जितना भी लक्षण होता है उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, जैव प्रक्रम अर्थात पोषण। तो हम लोग पार्ट 1 इसमें चालू कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना तक जा रहा है। जैसे कि हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि जो बायोलॉजी है इसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को ही जीव विज्ञान बोलते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और एक खास रूप से देखें, हम लोगों को बुक में नहीं है, उसमें एक चीज़ दिया है कि जो बायोलॉजी का नामकरण किया था वो 2 आदमी थे, 2 वैज्ञानिक थे, वही बायोलॉजी के नामकरण दिए थे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के पिता को हम लोग पिता किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी का नामकरण आया कि भाई इस किताब का नाम क्या होगा, उसका नाम देने के लिए बायोलॉजी ये शब्द कौन यूज किया था, कौन सबसे पहले प्रयोग किया था, तो एक है लैमार्क था और दूसरा ट्रिविरेनस था। एक लैमार्क था और दूसरा ट्रिविरेनस था। ये 2 वैज्ञानिक थे जो कि बायोलॉजी का नामकरण किए थे। उसमें हम देख लेते हैं, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। क्या था हमारा इंट्रोडक्शन था। बायोलॉजी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि हमको आगे पढ़ने में सहूलियत रहेगी। जैसे बायोलॉजी, अब बायोलॉजी को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग बायोलॉजी को 2 भाग में बांट के पढ़ चुके हैं। जैसे कि जो बायोलॉजी है, एक तो उसमें से वनस्पति विज्ञान है और दूसरा इसमें से है, दूसरा हो गया हमारा जीव विज्ञान। एक हमारा वनस्पति विज्ञान हो गया फर्स्ट, और दूसरा हो गया जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। उस माने कि 10th क्लास में हम लोगों को दोनों एक ही साथ पढ़ना होता है। लेकिन जब उसके बाद 10th से बाद में जाने लगते हैं, 10th के बाद क्लास वाले जो करते हैं, तो उसका अलग पार्ट हो जाता है। जिसको बॉटनी मन करता है वो बॉटनी पढ़ता है और जिसको जूलॉजी मन करता है वो जूलॉजी पढ़ता है। तो हम 10th क्लास वाले को इन दोनों को मिक्स करके ही पढ़ना है। तो जीव विज्ञान को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक हो गया वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो गया हमारा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है कि इसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति कहने से ही पता चल रहा है कि इसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे के, जैसे कि हम लोग तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, मनुष्य जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जानवर भी जंतु विज्ञान के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग प्रजनन करते हैं, हम अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सब काम करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं। तो उससे वैसे ही पेड़ पौधे को, यानी कि पेड़ पौधे अपना जीवन कैसे जीते हैं, उनका प्रजनन कैसे होता है, माने कि उससे रिलेटेड जो होगा ना, वो हम वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। मतलब इसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, केवल पेड़ पौधे के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। और दूसरा है जंतु विज्ञान, जो कि जंतु विज्ञान में हम लोग इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव जंतु में हम लोग भी आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएगा, जानवर भी आ जाएगा जीव जंतु के बारे में। तो हम एक चीज देख लेते हैं, जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के पिता अलग है और जंतु विज्ञान के पिता अलग है। दोनों के पिता माने कि जनक अलग अलग है। मतलब वनस्पति विज्ञान के जो पिता है उसको बोलते हैं थियोफोरेस्टस बोलते हैं उनके पिता को। मतलब वनस्पति विज्ञान के पिता को क्या बोलते हैं, थियोफोरेस्टस। और दूसरा है हमारा जंतु विज्ञान के पिता को क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। जंतु विज्ञान के पिता को क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। लेकिन यह अगर कोई पूछा कि भाई बायोलॉजी के पिता कौन है, तो इसमें हम लोग कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है।
हम लोग जो इन दोनों का अलग अलग है, जब आगे पढ़ेंगे तो इन दोनों का पार्ट अलग अलग हो जाएगा और इसका पिता भी जनक भी मतलब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा का बोले मतलब पूरा बायोलॉजी की बोले तो बायोलॉजी का मैंने जनक कौन हो सकता है, तो इसके लिए अरस्तु को कहा जाता है। इसलिए हमने नोट में लिख दिया है कि जो बायोलॉजी के पिता है वो अरस्तु को बोला जाता है। बायोलॉजी के जो पिता है वो अरस्तु को बोला जाता है। यहां तक समझ में आया? जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें निर्जीव के बारे में अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे, सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका नामकरण कौन दिया था, तो लैमार्क और ट्रिविरेनस नामक दो वैज्ञानिक थे, इनका मैंने कि जीव विज्ञान का नामकरण दिया था। और हम लोग जीव विज्ञान को दो भाग में बांट कर पढ़े थे। एक होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता को थियोफ्रास्टस कहा जाता है और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। और संपूर्ण पूछा कि संपूर्ण बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही कहा जाता है। मतलब हमारा यहाँ तक जो था वो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के ही बारे में था। बायोलॉजी के लिए इतना होता है इंट्रोडक्शन। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपनी सिलेबस से। 10th क्लास में हम अपने सिलेबस से इसके बाद से पढ़ेंगे। हम लोग एक और चीज देख लेते हैं जो सजीवों का लक्षण होगा। किसका? सजीवों का लक्षण। सजीवों का लक्षण। सजीवों का लक्षण क्या क्या हो सकता है? सजीवों का लक्षण एक तो हम अपने दिमाग से देखें, अपने मन से सोचे तो सजीवों में तो सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस लेने क्या लिख सकते हैं? श्वसन। सजीवों का लक्षण क्या हो सकता है? एक में क्या हो जाएगा हमारा श्वसन, एक में हो जाएगा श्वसन। दूसरा क्या हो जाएगा? सजीव गति भी करता है, सजीव गति भी करता है अर्थात चलता है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? उत्सर्जन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। चौथा हमारा हो जाएगा परिवहन, परिवहन भी करता है। पांचवा हमारा हो जाएगा पोषण भी करता है। क्या करता है? पोषण भी करता है। और हमारा छठा ये हो जाएगा जनन भी करता है। ये सब क्या है? सजीवों का लक्षण है। जनन करता है और क्या हो सकता है? उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, श्वसन हो गया, गति हो गया, पोषण हो गया। और मतलब ये सब इतना जो है, ये सब जो इतना है वो क्या है? सजीवों का लक्षण है। सजीवों का लक्षण है मतलब जो सजीवों का लक्षण में क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा, गति हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, पोषण हो जाएगा और जनन हो जाएगा। इतना जो पार्ट है वो सजीवों के लक्षण में आता है। अब हम लोग देख लेते हैं, वहां तक तो पढ़े थे कि सजीवों का लक्षण। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, इतना जो था हमारा इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। सजीवों का लक्षण था, इतना हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग उसी में लिखवाए थे जो सजीव का लक्षण है, जैसे कि गति करता है। गति मतलब जो समझ, थोड़ा इसको समझा दे रहे हैं। जो गति है मतलब जो जीव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाएगा, सजीव के लक्षण है। मतलब वो एक जगह खड़ा नहीं रहेगा। अब कोई पूछेगा कि पेड़ पौधा भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं रहता है, लेकिन भाई उसमें एक और चीज लाइक होता है ना, उसमें वृद्धि होता है, बढ़ता है, उसका आयु बढ़ता है, मतलब लंबाई बढ़ता है, वृद्धि भी हो रहा है, या वो अपना खाना बनाता है, खाना ही बना लेता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो सजीवों के लक्षण में हो रहा था वो तो हो गया गति। गति के बाद उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन बोले तो मतलब अगर हम शरीर के अंदर एक प्रक्रिया चलती है, शरीर के अंदर एक प्रक्रिया है जो हम लोग क्या करते हैं, कोई यानी कि हमारे शरीर का अंदर से क्या होता है, कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, मतलब कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। परिवहन क्या होता है कि हम लोग का शरीर के अंदर जैसे कि अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को, या हम खाना जो खा रहे हैं वो ऊर्जा निकल रहा है, वो उसका यानी कि एक जगह थोड़ी ना रहेगा, उसको शरीर में चारों ओर पहुंचाना भी जरूरी है, इसलिए परिवहन भी जरूरी है। परिवहन के साथ साथ हम उसमें लिखवाए थे पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन करना, भोजन भी जरूरी है। तो ये सब
आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग अलग चैप्टर बनाया गया है। हम लोग आज देखते हैं, अब देखते हैं इसके आगे जैव प्रक्रम। अपने टॉपिक में आते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम क्या होता है कि वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस होता है। तो एक क्रिया है, वो मतलब क्रिया है जो कि जीव क्या करता है, अपने जीव क्या करता है, मतलब अनुरक्षण करता है, अपने शरीर को क्या करता है, अनुरक्षण करता है, उसको जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो वे सभी क्रियाएं जिनसे सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब इसके जो होता है ना कि हर जो जीव है वो अपने शरीर के लिए क्या करता है, अनुरक्षण का काम करता है। उसके शरीर के अंदर अनुरक्षण के काम करने वाले कितने अलग अलग भाग होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। अर्थात बोले तो जीव अपने शरीर के लिए जो जो अनुरक्षण का काम करता है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस का काम करता है, उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो मेंटेनेंस का काम कौन कौन कर सकता है, तो हमारा पोषण कर सकता है कि नहीं, पोषण कर सकता है। दूसरा हमारा काम कौन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, परिवहन के बिना भी हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तीसरा क्या काम कर सकता है, इसमें श्वसन होता है। चौथा क्या काम कर सकता है, उत्सर्जन हो सकता है। ये सब क्या है, इसी क्रिया के द्वारा अपना मतलब शरीर का क्या करता है, अनुरक्षण करता है, नियंत्रण कर सकता है। नियंत्रण हम पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय कर सकता है, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय ये भी काम कर सकता है। और क्या कर सकता है, पोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय हो गया। मतलब ये सब इसी के जरिए क्या होता है, सभी जीवों का क्या होता है, शरीर का अनुरक्षण होता है। और इसी सब क्रिया क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। इसी क्रिया क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में कोई दिक्कत नहीं, जैव प्रक्रम में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जैव प्रक्रम समझ में आया, जैव प्रक्रम। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जैव प्रक्रम के आगे पोषण क्या होता है, ये तो हम समझा दिए ना कि पोषण क्या होता है। पोषण हो गया जैसे कि इसमें भोजन पदार्थ को क्या करेंगे, हम लोग ग्रहण करके और उसका उपयोग करेंगे, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। तो इसका भोजन पदार्थ में क्या करेंगे, उपयोग करके उसका ऊर्जा में बदल के शरीर के लिए उपयोग करेंगे। दूसरा है परिवहन मतलब हमारे शरीर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो हर एक कोशिका तक पहुंचाना है। तो अंदर कोई ढोने वाला काम होगा ना, तो वो ढो के कौन लेता है, जो धो के लिए जाता है उसी को बोलते हैं परिवहन। और जो श्वसन है, श्वसन जब सांस नहीं लेंगे तभी जीवित भी नहीं रह सकते हैं, तो श्वसन भी जरूरी है जैव प्रक्रम के लिए। उत्सर्जन, हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के क्या होता है, मल मूत्र मतलब कि बहुत कुछ बनता है, उत्सर्जित पदार्थ बनता है यार, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है। तो शरीर के अंदर हमारा नहीं रह सकता है, इसलिए उसको क्या करता है, बाहर निकलता है। जैसे कि उत्सर्जन में हमारा हो जाएगा मल मूत्र, क्या हो जाएगा, मल मूत्र हो जाएगा, पसीना हो जाएगा, सब क्या होता है, शरीर के बाहर निकलता है। पसीना हो जाएगा, आंसू भी हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब हमारे शरीर से बाहर निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ है। तो उत्सर्जन की क्रिया भी हम लोगों के लिए जरूरी है। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण का मतलब जैसे कि दिमाग, अगर किसी का दिमाग ही ना है काम करने का, ब्रेन उसका अच्छा से काम ना करे, तो आदमी को जीवित रह के क्या फायदा। जब उसका दिमाग कुछ ही काम ना करे, एक जगह पर बैठे, तो उस लाइफ प्रोसेस के लिए उसका कोई ख्याल नहीं है, लाइफ प्रोसेस के लिए उसका कोई ख्याल नहीं रहता है। तो जैव प्रक्रम के लिए ये सब होना अनिवार्य है, जैव प्रक्रम के लिए ये सब होना अनिवार्य है। ये जान गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब पढ़ते हैं पोषण। पोषण, पोषण भाई क्या है? ठीक है, पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देखो हम अभी पढ़े हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में क्या था कि वे सभी क्रियाएं जो सभी सजीवों का अनुरक्षण का काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी जो जीव होगा वो भोज्य पदार्थ ग्रहण करेगा तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग करेगा। तो जो उपयोग करेगा उसी को बोलते हैं क्या? पोषण। पोषण मतलब दिमाग में ऐसे ही आ रहा है कि जीव जो होगा वो अपने शरीर के पोषण के लिए जो पदार्थ खाएगा उस पदार्थ से क्या होगा, मैंने भोज्य पदार्थ करेगा, उसको ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तो क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा, उसी को बोलते हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है? पोषण एक ऐसी विधि है, लिख सकते हैं ना, पोषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब इसमें जो जीव होगा ना वो पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करेगा। उपयोग का मतलब अगर हम जो भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, भोजन हम कर रहे हैं, तो भोजन करने का पीछे का मकसद हमारा क्या है? उससे हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा। और ऊर्जा मिलेगी तो उससे क्या करेंगे? काम करेंगे। तो इसलिए जीव में पोषण की जरूरी भूमिका है। जैसे कि पोषण में क्या होगा कि हम पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, उसी को बोलते हैं पोषण। पोषण में कोई ज्यादा डाउट करने वाली बात नहीं है। पोषण एक विधि है जिसके द्वारा जितना भी जीव होगा वो क्या करेगा? पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा। जितना भी जीव होगा वो पोषक तत्वों को ग्रहण करके, अर्थात वो माने कि अंदर ले जाकर खाना के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करके अब उसका क्या करेगा? उपयोग करेगा, उसी को बोलते हैं पोषण। इसमें कोई बड़ी डाउट वाली बात नहीं है, इसको बोलेंगे पोषण। अब देखो पोषण में जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व भी आ सकता है कि पोषक तत्व भाई कौन कौन से है। तो देखो भोजन जो करते हैं ना, तो भोजन में पोषक तत्व बहुत प्रकार से है। भोजन में पोषक तत्व क्या हो जाएगा? एक तो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, दूसरा बोले तो प्रोटीन हो जाएगा। ये सब क्या है? पोषक तत्व। तीसरा बोले तो हमारा विटामिन हो जाएगा, विटामिन। चौथा बोले तो हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो जाएगा। खनिज मतलब इसमें क्या होता है? आयरन पढ़ते हैं ना, आयरन ये सब क्या होता है? इसके अंतर्गत लेता है। और जो वासा, हाँ एक वासा होता है, वासा भी होगा ना, एक वासा हो जाएगा। ये सब क्या है? पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है। खनिज मतलब आयरन की कमी होता है तो आयरन क्या है? खनिज ही है। धातु है, धातु की कमी से धातु के भी पूरा करना है, वासा को भी पूरा करना है। तो सब क्या है? पोषक तत्व। इसी को ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग कर लेते हैं, शरीर हमारा उपयोग कर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो समझ में आया पोषण। अब देखो पोषण जो होगा, पोषण के दो विधि है, पोषण के दो विधि है, उसको हम देखते हैं। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। पोषण के दो विधि है। पोषण की इसमें दो विधि है, ठीक है।
इसका विधि, ठीक है। विधि देखेंगे तो दो विधि है, एक हमारा विधि हो जाएगा स्वपोषण, ठीक है, स्वपोषण, और दूसरा हो जाएगा हमारा परपोषण, परपोषण। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ऑटो क्या होता है ट्रॉफिक, और इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं इसको। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं स्वपोषण, हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं परपोषण। अब इसको थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं डिफिनेशन के सहारे कि भाई स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। तो देखो पोषण जो है वह विधि है, ठीक है। इसमें एक चीज है, पोषण जो है यह विधि है, और इसमें होता है एक स्वपोषी, ठीक है। इसी को बोलेंगे, इसमें जो जीव होगा उसको स्वपोषी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे परपोषी, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा देंगे इसको। जैसे कि देखिए स्वपोषण मतलब इसमें जो जीव होगा अपना भोजन, स्वपोषण में इसमें जो जीव होगा अपना भोजन खुद ही संश्लेषित करेगा, ठीक है, खुद ही संश्लेषित करेगा, सिंथेसिस करेगा, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है। तो स्वपोषण में जो विधि होगा, इसमें जो जीव होगा वो अपना भोजन खुद बनाएगा, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहेगा, अर्थात अपने पे डिपेंड रहेगा, खुद अपना भोजन बना लेगा, इसको बोलेंगे स्वपोषण। और जो इसमें जीव होगा वो जीव बनाने का जो काम कर रहा होगा उसको बोलेंगे स्वपोषी। सेम वैसा ही है परपोषण में कि यह विधि है, इसमें क्या होता है कि जो जीव होगा वह अपना भोजन खुद न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं परपोषण। और जो इसमें जीव होता है उसको बोलते हैं परपोषी, मतलब हेट्रोट्रॉफिक। इसमें जो जीव होगा उसको क्या बोलेंगे परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक। तो इसको सहारे हम थोड़ा परिभाषा के सहारे दे देते हैं, ये समझाने के लिए हमने ये किया। अच्छा से समझ में भी आएगा। एक होता है हमारा पोषण में जो स्वपोषण, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। स्वपोषण बोलते हैं, इसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। देख लेते हैं। वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं, इसमें क्या होगा, अगर इसी में अगर स्वपोषी का परिभाषा देना होगा तो एक इसमें नोट करके देख देंगे कि इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल भी देना है हमको,
एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा सभी हरे पेड़ पौधे। या कोई बोल देगा कि भाई सवाल भी आ जाएगा ना, सवाल भी कुछ है जो कि इसके अंतर्गत, युगलीना भी हो सकता है, इसमें युगलीना भी हो सकता है, लेकिन हम उसको उतना गहराई तक नहीं देंगे, बस एक दो एग्जाम्पल दे देंगे, उतना ही बहुत है। ठीक है, तो ये होगा स्वपोषण। आप देखते हैं, और हाँ, ये जो स्वपोषण की क्रिया होगा, स्वपोषण की क्रिया होगा वो कितने चरणों में होगा ये भी पूछता है। स्वपोषण की क्रिया कितने चरणों में होता है ये भी पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या क्या चीज आवश्यक है देख लेना, ये आवश्यक चीज बोलता है। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश फर्स्ट बात है। सेकेंड बात हमारा क्या हो जाएगा, जल, मतलब H2O होना चाहिए। ठीक है, जल को उपस्थित होना चाहिए। थर्ड बात हमारा हो जाएगा CO2 और क्लोरोफिल, एक हो जाएगा CO2 मौजूद होना चाहिए, और फोर्थ बात हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल होना चाहिए। इन चारों की उपस्थिति में क्लोरोफिल, हाँ, इन चारों की उपस्थिति में स्वपोषण संभव है। स्वपोषण इन चारों की उपस्थिति में संभव है, इन चारों के बिना स्वपोषण नहीं होगा। तो ये आ सकता है कि ये दे देगा कि जो स्वपोषण है इनमें से, ये दे देगा इनमें से किसके बिना स्वपोषण असंभव है, मतलब तीन गो, एक को दे देगा और मतलब कि तीन को दूसरा दे देगा और एक को इसमें से दे देगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें से देख लेंगे जो इसी चारों में से जो होगा उसको हम लोग टिक लगा लेंगे। तो समझ में आ रहा है स्वपोषण, स्वपोषण के बारे में हम लोग इतना ब्यौरा दे देंगे तो हो जाएगा। ये हो गया स्वपोषण। एक चीज हम देखते हैं, हम थोड़ा इसको समझाने के लिए कुछ तरीका निकालते हैं। ठीक है, हम थोड़ा चलते हैं पत्तियों में। ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियों में देखते हैं। जैसे कि दिया है पत्ती, पत्ती होगी, पत्ती के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। पत्ती के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे कि हमने नोट्स बनाया है, ठीक है, उसी के सहारे हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसी के सहारे हम पढ़ा रहे हैं। पत्ती का जो ऊपरी भाग होगा उसको क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मिस। पत्ती में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। ठीक है, ये क्या होता है, ऊपरी भाग होता है। क्या होता है, ऊपरी भाग होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, हरा होता है। इसको हम ऐसे थोड़ा शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, हरित वर्णक बोलते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ हरित वर्णक, ठीक है, हरित वर्णक बोलते हैं इसको, हरित वर्णक। ठीक है, अब इसमें क्लोरोफिल होता है, इसको पर्ण हरित बोलते हैं, पर्ण हरित। क्या होता है, इसी के अंदर, इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसको क्या बोलते हैं, पर्ण हरित बोलते हैं, पर्ण हरित बोलते हैं। इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और जो इसमें दिया है कि क्लोरोफिल, इसको पर्ण हरित बोलते हैं। और इसमें जो जाइलम होता है और फ्लोएम में होता है। ठीक है, जाइलम भी होता है और फ्लोएम होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम वो दूसरा बात हो गया हमारा। और पत्ती में भी क्या होता है, पत्ती में एक छिद्र होता है। ठीक है, पत्तियों में छिद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं, एस्टोमेटा होता है, छिद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। इसी के जरिए क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और अपना भोजन बना लेता है। मतलब इसी के सहारे हम देख सकते हैं ना कि जो इसका भाग होगा 4 चरणों में बांटा होगा, मतलब जो इसी के सहारे बनेगा। सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसको H2O मतलब जल चाहिए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, तभी हरित पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये था हमारा स्वपोषण के बारे में चर्चा, इतना। आप देख लेते हैं एक लास्ट टॉपिक, परपोषण। परपोषण क्या होता है,
आप लोग देख सकते हैं इसको। अब देख लेते हैं, एक लास्ट है परपोषण, इसके बाद छोड़ दिया जाएगा। ओ सॉरी, परपोषण, इसको क्या बोलते थे, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, जीवों पर आश्रित रहता है, परपोषण कहलाता है, परपोषण कहलाता है, परपोषण कहलाता है। और नोट में एक बात देंगे कि जो इसमें इस प्रकार के जो जीव होगा तो उसे क्या बोलेंगे, परपोषी। और इस प्रकार के जीवों को परपोषी जीव कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार का जो जीव होगा उसको क्या बोलेंगे, परपोषी जीव कहेंगे। जैसे में हम देख लें एग्जाम्पल में, तो क्या इसके अंतर्गत इंसान भी आ सकता है, ठीक है, मनुष्य आ जाएगा और जानवर आ जाएगा, पक्षी भी आ सकती है, मतलब किसी, इतना सब इसके अंतर्गत आ सकता है, बहुत है, इसके अंतर्गत इतना सब आ सकता है। तो हम लोग पढ़े परपोषण के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद और परपोषण को हम लोग एक और चरण में पढ़ेंगे जो दो पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। तो परपोषण के प्रकार पढ़ा देंगे, परपोषण के प्रकार 3 होता है, फिर उसका डिफिनेशन भी हम लोग सही से लिखा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हालांकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जज्बातों को दिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारा चैनल का नाम यही है।